वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम जीएसटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इन पावर टू मेक लॉ फॉर द मैटर ऑफ कंटेनिंग इन लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 में जो जो मैटर बतलाया गया है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला स्टेट गवर्नमेंट को, बी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सी बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और डी नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट। शेड्यूल 7 लिस्ट 2 में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं या मैटर बताए गए हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पावर टू मेक लॉ with respect to goods and service tax has been given by the constitution wide article। किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये बतलाया गया है कि जीएसटी के लिए हम लॉ बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 246 ए में बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो है किस प्रकार का टैक्स है या किस नेचर का टैक्स है, ये हमें बतलाना है। ऑप्शन ए रिग्रेसिव नेचर, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव नेचर, ऑप्शन सी सप्रेसिव नेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिग्रेसिव नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स। मतलब इन सभी एग्जाम्पल्स में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है। जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है और कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फेल ऑन। डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंट ऑफ टैक्स किस पर पड़ता है ये बतलाना है। जब भी डायरेक्ट टैक्स का केस होता है तो उसमें इंसिडेंट और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो है वो हमेशा डिफरेंट पर्सन पर पड़ता है, डिफरेंट पर्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस में लीड्स टू। जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है तो क्या इकोनॉमिकल स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, ऑप्शन बी डिफ्लेशन की स्थिति आती है, ऑप्शन सी रिफ्लेशन की स्थिति आती है या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, levy and collection of central indirect tax are dealt by। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स को
कलेक्ट कौन करता है ये हमें बतलाना है। पहला है ऑप्शन ए सीबीआईसी, ऑप्शन बी सीबीडीटी, ऑप्शन सी एनआईसी, ऑप्शन डी यूजीएस। तो इसका राइट आंसर होगा सीबीएसआई, ऑप्शन ए। इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है सीबीएसआई। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। और इनकम टैक्स को जो कलेक्ट करने का अथॉरिटी होता है वो होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये दोनों आपको माइंड में रखना है। सीबीडीटी इनकम टैक्स को कलेक्ट करता है और सीबीआईसी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन पर जीएसटी regime, excise duty has been levied by। जीएसटी regime के अंदर एक्साइज ड्यूटी किस पर लेविड होता है? गवर्नमेंट, whether VAT has been levied by state government on the goods। और VAT जो है किस पर लेविड होता है जब तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल एंड स्टेट। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट पर लेविड होता है, वेयर द वैट हैज बीन लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर लेवी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मींस। टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन गुड्स, टैक्स ऑन सर्विस, टैक्स ऑन टैक्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर और टैक्स चार्ज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु इज empowered टू मेक अ लॉ of matter of concerning list 1 of schedule 7 of the constitutions of India। शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में लॉ बनाने का अधिकार किसे है? स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या बोथ या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में था स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया था और लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया है कानून बनाने का। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 में कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में कानून बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन डिड जीएसटी कम्स इनटू इफेक्ट इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट द आइटम्स विच विल बी taxable both under the current central excise law and new GST even after implementation of GST Act। वो कौन सा ऐसा सामान है जिसका टैक्स सेंट्रल एक्साइज लॉ के लिए भी एप्लीकेबल होता है और जीएसटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा? ऑप्शन ए मोटर स्पिरिट, ऑप्शन बी अल्कोहल लीकर एंड ह्यूमन कंजम्पशन, ऑप्शन सी टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
टैबेको एंड टैबेको प्रोडक्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की लॉ के अंदर भी आते हैं और जीएसटी लॉ के अंदर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या है? फॉर ऑप्टिंग कंपाउंडिंग स्कीम, जीएसटी के कंपाउंडिंग स्कीम को ऑप्ट इन करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या बतलाया गया है? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 6 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 1.5 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 14, द टैक्स एप्लीकेबल, कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा टू इंटर स्टेट सप्लाई पर? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजना, तो उसे ही बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। और एक ही स्टेट में जब कोई सामान भेजेंगे तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा आईजीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन कौन करता है? पहला है ऑप्शन मैंडेटरी होगा, ऑप्शन बी ओनली एडवाइजरी पावर, या ऑप्शन सी मैंडेटरी एंड समटाइम एडवाइजरी, ऑप्शन डी मैंडेटरी ऑन स्टेट ओनली। तो जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करेगा ओनली एडवाइजरी पावर। जो एडवाइजरी पावर जारी कर सकता है वही जीएसटी काउंसिल को रिकमेंडेशन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the various type of supply cover under the scope of supply। किस किस टाइप के सप्लाई को स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर कवर किया गया है? सप्लाई मेड विथ कंसिडरेशन, या सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन, या बोथ ऑफ एबव, या नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ एबव, सप्लाई विथ कंसिडरेशन एंड सप्लाई विथ विदाउट कंसिडरेशन, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट फैक्टर डिफरेंटिंग कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिफरेंस बतलाता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में? नेचर ऑफ बाइंडिंग, दैट इज आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचर ऑफ बाइंडिंग जो कि आर्टिफिशियल हो और नेचुरल हो वो, या एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, या प्रिंसिपल सप्लाई के एग्जिस्टेंस को बतलाता है, या बोथ ऑफ दी एबव, या नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 18, वेदर अल्कोहलिक लीकर फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर यूसेज इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। अगर कोई अल्कोहलिक लीकर को इंडस्ट्रियल और अदर यूसेज में खर्च किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है तो क्या वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यस, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द चेयरमैन एंड हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग? जीएसटी काउंसिल मीटिंग का चेयरमैन और हेड कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। तो हमारे देश के जो फिनेंस मिनिस्टर होंगे वही जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन और हेड होंगे। क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई? इन सभी में से किसे सप्लाई नहीं माना गया है? रेंटल को, लीज को,
या एक्शनेबल क्लेम को या लाइसेंस को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्शनेबल क्लेम जो होगा वो सप्लाई के अंदर नहीं माना जाएगा। एक्शनेबल क्लेम मतलब मैंने इसे क्लेम कर दिया कि हाँ मैं इसे 10 दिन बाद खरीदूंगा, 10 दिन बाद खरीदूंगा बोला है, हो सके मैं ना भी खरीदूं, कैंसिल भी कर दूं, तो अभी मैंने सिर्फ बातचीत किया है, उसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, तो यही एक्शनेबल क्लेम के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following activities shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service? इन सब में से कौन सा ऐसा एक्टिविटीज़ है जिसे हम ना तो गुड्स का सप्लाई मान सकते हैं और ना ही सर्विस का सप्लाई मान सकते हैं? ऑप्शन 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट्स वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। कोई भी बिजनेस एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफर कर देना जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया गया हो। ऑप्शन बी, टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को टेम्पोररी ट्रांसफर कर देंगे तब। या ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। और ऑप्शन 4, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दौरान। तो ये जो डिजीज्ड है इसका मतलब होता है कोई भी मृतक बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन जीएसटी में आता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन सप्लाई ऑफ सर्विस? इन सभी में से कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है जिसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे? ऑप्शन ए है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइट्स इन गुड्स, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को। और अनवैलिडेटेड शेयर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ लिटिल इन गुड्स। या ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, या ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अंडर द एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स द प्रॉपर्टी सेल एट फ्यूचर डेट अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन 1, ट्रांसपोर्टेशन राइट्स ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ लिटिल इन गुड्स। इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ? इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा सही है अंदर जीएसटी लॉ के? ग्रैंडपेरेंट्स आर नेवर considered as a related person on their grandson and granddaughter. Option B, grandparents are always considered as a related person of their grandson and granddaughter. Option D, grandparents are considered as a related person to their grandson and granddaughter only if they are wholly dependent on their grandson and granddaughter। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमें आगे पढ़ने का जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू। अल्कोहलिक लीकर जो है ह्यूमन कंजम्पशन का लिए अगर किया जाए तो किससे रिलेटेड होता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल टैक्स?
ऑब्लिक वेट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is not considered as a goods under जीएसटी एक्ट? जीएसटी एक्ट के अंदर किसे गुड्स कंसीडर नहीं किया गया है? ऑप्शन 1, 10 पैसा कॉइन हैव सेल वैल्यू ऑफ रुपीज 100, या ऑप्शन 2, शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ऑप्शन सी, लॉटरी टिकट्स। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी को हम लोग क्या गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमारे क्लास को देख करके आपको थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट हो रही हो तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दें और हमें इम्प्रूवमेंट करने का और भी तरीका बतलाएं, ताकि हम अपने चैनल पर और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।